हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फ्रॉड से रिलेटेड और कुछ बातें देखेंगे। ओके, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। आपको अगर याद होगा तो मैं आपको बोल रहा था अगर कोई पार्टी साइलेंट है तो उसको फ्रॉड नहीं बोला जाता। ओके, तो हमेशा याद रखना मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, दिस इज द प्रिंसिपल। लेकिन हमने देखा था इन टू सर्कमस्टांसेस अगर आप साइलेंट भी रहोगे तो वो आपका फ्रॉड माना जाएगा। अच्छा, कौन सी चीजें थी जहां पे साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड होता है? तो हमने बोला था वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। ओके, जहां आपकी ड्यूटी बनती है बोलने की और आप नहीं बोलते हो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और सेकंड नंबर, आप मुझे बताना, हमने ये भी तो देखा था वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मतलब अगर आप साइलेंट हो तो आपका साइलेंस ही इक्विवेलेंट टू स्पीच है, वो बोलने के बराबर अगर बनता है तो जाके वो मेयर साइलेंस भी क्या बनेगा? फ्रॉड बनेगा। ये सब चीजें हमने देखी थी। ओके, बट ये था सब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17। अगर आपको याद होगा दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17। अब इसी चीज को हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे। मैं तब पढ़ाते टाइम भी बोला था आपको कि ये चीजें बहुत ज्यादा डीप में हमको आने वाली है। तो नाउ अकॉर्डिंगली वी आर सीइंग दोस पर्टिकुलर पार्ट्स हियर। ओके, चलो प्लीज ध्यान दो मेरे पास। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। उसको हम लोग पहले और डीपली देखते हैं। जैसे a party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party। क्या बोल रहा है ये? इस लाइन का मतलब क्या होता है? ये बोलता है जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपको पता है दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें की कोई एक पार्टी है, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन। तो जो भी पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। किस चीज का ऑब्लिगेशन नहीं होता? अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। इसका मतलब यह है अगर तुम्हारी एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की तो उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि सारा ट्रूथ सामने वाले को डिस्क्लोज कर दे। ओके, देखो बात क्या चल रही है, अगर तुम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो तो तुम्हारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। सारा ट्रूथ सामने वाले को बता दे, इसका आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आप गए टोमेटो लाने। ओके, आप टोमेटोज लाने जाते हो एंड अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, जितने टोमेटोज थे उसमें से आपने 2-3 खराब टोमेटो सिलेक्ट कर लिए। ओके, उसको पता था, सेलर को पता था कि जो टोमेटो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो तो क्या बताना, वो तो खराब वाला है। बट फिर भी बंदा कुछ नहीं बोलता, आप उठा रहे हो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो तुमको लेने दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो सेलर हो गया, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। ओके, क्या वो बोलता बैठेगा साहब तुम जो टमाटर ले रहे हो वो सड़े हुए टमाटर है, तुम दूसरे टमाटर लो, ऐसा वो बंदा बोलेगा? जवाब नहीं। अरे वो तो यही सोचेगा ना, अगर कोई खराब टमाटर ले रहा है तो भाई बला टल गई। ओके, वो खराब टमाटर तो वैसे कोई नहीं लेता। अगर कोई सामने वाला बंदा खुद के हाथों से वो खराब टमाटर ले रहा है तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम होगी? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। सारा ट्रूथ बताने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, वो बंदा अगर आपके खराब टमाटर सिलेक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ही साइलेंट, वो साइलेंट था। बट क्या उसका साइलेंट फ्रॉड हो गया क्या? जवाब है जी नहीं। इट डज नॉट अमाउंट्स टू व्हाट? फ्रॉड। ये फ्रॉड नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। कैवेट एम्प्टर, हाँ ये एक लैटिन मैक्सिम है, याद रखना। ये क्या बताना है? एक लैटिन मैक्सिम है। ये हमको सोगा में मिलेगा। सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये चैप्टर आपको है, वहां पे आपको ये सब मिलने वाला है। ओके, तो कैविएट एम्प्टर ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब क्या होता है? लेट द परचेसर बी अवेयर। इसको और भी अच्छे लैंग्वेज में बोलो, लेट द बायर बी अवेयर। ओके, कैविएट एम्प्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक पर्टिकुलर रूल है। ओके, उस रूल के हिसाब से क्या बोला जाता है? लेट द बायर बी अवेयर।
मतलब जो परचेसर है उसने खुद ने क्या होना चाहिए, अवेयरनेस रखनी चाहिए। ओके, तो वहां पे आपके सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ रिगार्डिंग द गुड्स। अब जैसे आप टोमेटोस ले रहे हो, ओके, तो आप आपके हाथों से सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपने सड़े हुए टमाटर सिलेक्ट कर लिए, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो गलती आपकी है ना। क्या वो सेलर आपको बोलते बैठेगा कि यार तू खराब टमाटर सिलेक्ट कर रहा है? तो जवाब है नहीं। तो ये क्या हो गया बताना है, दिस इज लेट द बायर बी अवेयर। वो सेलर बोलेगा भाई बायर को अवेयर रहने दो, बायर ने खुद अवेयर होना चाहिए, उसको खुद को समझना चाहिए कि वो जो टमाटर सिलेक्ट कर रहा है, जो टोमेटोज वो सिलेक्ट कर रहा है, दे आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं है, वो उसको खुद को समझना चाहिए। दैट मीन्स लेट द परचेसर बी अवेयर। ओके, आप गोल्ड लाने जा रहे हो, ओके, तो मुझे एक बात बताना, गोल्ड एकदम प्योर चाहिए तो कितने कैरेट का होना चाहिए? तो आपका कॉमन सेंस आपको बोलेगा, जनरल नॉलेज बताएगा 24 कैरेट्स। लेकिन आप लेट से 18-20 कैरेट्स का गोल्ड ला रहे हो, तो क्या वो प्योर हुआ? नहीं हुआ। आप सामने वाले को कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन वैसे कैरेट्स का अगर गोल्ड सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? इसका मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या वो सामने वाला सेलर आपको बोलता बैठेगा कि भाई ये प्योर गोल्ड आप परचेस नहीं कर रहे हो? नहीं बोलेगा। वो तो एक ही बात बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर। तुम बायर हो ना, तो तुमने खुद ने उतना अवेयरनेस आपने रखनी चाहिए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? कैविएट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बी अवेयर। बायर को खुद को अवेयर रहने दो, सेलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको सारी बात बताने का। आप चले गए बैडमिंटन का रैकेट लाने, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तार टूटे हुए थे, ओके, अब तार टूटे हुए थे तो आपकी क्या ड्यूटी बनती थी? लेना नहीं, ओके, बट फिर भी आप लेते हो, तो क्या सेलर बोलता बैठेगा क्या ये बैट डैमेज्ड है? नहीं बोलेगा। ओके, वो क्या बोलेगा? लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब कैविएट एम्प्टर, जो परचेसर है उसने खुद अवेयरनेस रखनी चाहिए कि जो गुड्स वो परचेस कर रहा है वो प्रॉपर है भी या नहीं। ओके, तो बोलने का मतलब पूरे बातों का क्या हो रहा है कि भाई आपका जो एक पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, इन केसेस में अगर बात करूं, जो सेलर है he is under no obligation to disclose whole truth। उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, सारा की सारा सच, पूरा सच बताने की उसको कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, तो इसको क्या फ्रॉड मानेंगे? जवाब है नहीं, इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, मियर साइलेंस से फ्रॉड नहीं होता। वापस से पढ़ लेते हैं, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ। तो जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ, पूरा सच बताने की उसको कोई जरूरत नहीं होती। ओके, कैविएट एम्प्टर, दैट इज लेट द परचेसर बी अवेयर, है ना, बायर को खुद अवेयर रहने दो। इज द रूल एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये रूल एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट को भी। There is no duty to speak and silence doesn't amount to fraud। ओके, ये ऐसे चीजों में जहां आप सड़े हुए टोमेटोज ले रहे हो तो सेलर की वहां पे कोई ड्यूटी नहीं बनती बोलने की। ओके, तो इट डजंट अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। ये तुम्हारा क्या नहीं होगा? फ्रॉड नहीं होगा। भले ही वो साइलेंट था, उसको जरूर पता था कि तुम जो टोमेटो सिलेक्ट कर रहे हो दे आर डैमेज या खराब टोमेटोज भी बोल सकते हो, but he is under no obligation to disclose the whole truth। उसको कोई जरूरत नहीं थी सारा सच वहां पे बताने की। ओके, तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये बात आप लोग दिमाग में तय करके रख लेना। ओके, अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड एक केस लॉ हुआ था जो हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना रहेगा। ओके, केस लॉ का नाम क्या है? वर्ल्ड वर्सेस हॉब्स। ओके, वर्ल्ड वर्सेस व्हाट? हॉब्स। तो दिस वाज द केस लॉ। अब ये केस लॉ क्या था, प्लीज आप लोग समझ के लेना। चलो ध्यान देते हैं। ये एक बंदा था जिसका नाम था हॉब्स, और ये एक बंदा था जिसका नाम था वर्ल्ड। ओके, तो ये दो पर्टिकुलर पर्सन है, एक था हॉब, एक था वर्ल्ड। ठीक है, दोनों भी फिरंगी लग रहे हैं, नाम से समझ रहा होगा। अब हॉब क्या है? हॉब है पिग का डीलर। या सही सुन रहे हो, हॉब क्या है बताना? पिग डीलर। अब आपको पता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट खाते तो है पिग। ओके, बहुत लोग खाते। तो ये जो हॉब था ही वॉज पिग डीलर।
वो पिग्स वगैरह क्या करता था, सेल आउट करता था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये जो वर्ड था, वर्ड को चाहिए था एक पिग। ओके, तो ही वेंट टू हॉब्स और उसने आस्क किया पिग के लिए। तो बंदे ने क्या किया, देखो एक उसको पिग दे दिया, ये था पिग, और ये पिग किसने किसको सेल कर दिया बताना, इस पर्टिकुलर हॉब ने सेल कर दिया किसको, वर्ड को सेल कर दिया। ओके, अब एक बात समझना, हुआ क्या था, इस वर्ड ने इसको पैसे भी दे दिए, मनी भी दे दी, और बदले में इसको क्या मिल गया बताना, इसको बदले में पिग मिला। ठीक है, अब प्रॉब्लम वाज दैट दिस पिग वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफरिंग फ्रॉम व्हाट, फीवर। मतलब इस पर्टिकुलर पिग को फीवर था। ठीक है, तबीयत खराब थी पिग की, और ये ऐसा पिग चिपका किसने किसको दिया बताना, हॉब ने वर्ड को बेच दिया। ओके, और वर्ड ने भी क्या किया, वो पिग परचेस कर लिया। ठीक है, अब इवेंचुअली क्या हुआ, अब क्योंकि वो पिग सफरिंग फ्रॉम फीवर था, अब इसने क्या किया, इसने कुछ ने उसका पोस्टमार्टम किया। ओके, और दबा के दावत करी। ओके, पिग को काट वाट के मस्त क्या कर ली, दबा के दावत कर ली। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वो क्योंकि ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फीवर था, अब पता नहीं, अब जैसे अब ये कोरोना वायरस वगैरह आपको पता ही है ना, अब बोलते तो है ये स्टार्ट हुआ था कोई एनिमल से, बैट जो होते हैं उनसे स्टार्ट हुआ था, ऐसा बोलने में तो आता है, बट फिर भी अब ये पहले का भी अगर आपको सुनने में आता होगा तो पहले बहुत सारे डिसीजेस थे जो क्या होते थे बताना, ये ऐसे जंगली जानवर या जो भी पर्टिकुलर आपके जानवर हुआ करते थे उनके कंजम्पशन से क्या होता था बताना, ये बहुत सारे ऐसे कुछ डिसीजेस थे जो फैल जाया करते थे। ओके, तो अकॉर्डिंगली अब ये पर्टिकुलर पिग सफरिंग फ्रॉम फीवर था, और वो खाने के बाद ये बंदे को भी जबरदस्त कुछ तो भी प्रॉब्लम होने लगी। ओके, अब उसको जब पता चला, जब उसके रिपोर्ट्स वगैरह आई तब पता चला कि इसने कोई चीज ऐसी कंज्यूम की थी जिससे इसको क्या हुआ बताना, पॉइजनिंग बोलो या जो भी बोलो, वो प्रॉब्लम जनरेट हो गई। किसको, इस वर्ड को। ठीक है, तो उस वर्ड ने क्या किया, वर्ड ने सीधे हॉब के ऊपर केस ठोका। ओके, बात समझो, अब केस किसने किसके ऊपर डाला, वर्ड ने डाला हॉब के ऊपर। इसी के लिए तो केस का नाम क्या है, वर्ड वर्सेस हॉब्स। दिस इज द नेम ऑफ योर केस लॉ। ठीक है, अब वर्ड ने क्यों डाला केस हॉब्स के ऊपर, तो वर्ड का कंटेंशन था हॉब्स हैड मेड फ्रॉड। वर्ड्स ने क्या बोला, हॉब्स हैड मेड फ्रॉड। वर्ड का बोलना आया कि हॉब ने मेरे साथ में फ्रॉड कर दिया। तो हॉब पूछता है भाई ऐसे कैसे मैंने फ्रॉड किया, प्लीज मेरे को भी जरा बताना कि मैंने किस टाइप का फ्रॉड किया है। ओके, तो कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, तो अकॉर्डिंगली वर्ड बोलने लग गया कि इस हॉब ने मुझे ऐसे पिग सेल किया, ऐसा पिग सेल किया विच वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब वो फीवर से सफर कर रहा था, ऐसा उसने मुझे क्या कर दिया, पिग सेल आउट कर दिया। तो कोर्ट ने बोला उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वर्ड बोलता है कि हॉब ने मेरे साथ फ्रॉड किया। कोर्ट ने पूछा कैसे फ्रॉड किया, तो भाई पर्टिकुलर वर्ड बोलता है कि साहब देखो, अगर वो पिग सफरिंग फ्रॉम फीवर था तो इस पर्टिकुलर हॉब ने साइलेंट नहीं बैठना था, इसने मुझे वो सेल आउट नहीं करना था, तो इसने मुझे खराब वाला पिग, सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला पिग क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। ओके, और कुछ नहीं बोला, जबकि इसने मुझे बेचना चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था। ये किसने किसको बोला, ये वर्ड बोलता है कोर्ट ऑफ लॉ में। और अकॉर्डिंगली फिर वर्ड बोलना चाह रहा है कि दिस वाज द केस ऑफ फ्रॉड, ये हुआ मेरे साथ में फ्रॉड। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने उसको एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने हॉब को बोला था कि मेरे को ऐसा पिग दो विच इज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर वगैरह वगैरह, जो एकदम हेल्दी पर्टिकुलर पिग हो वो मेरे को सेल करो, क्या तुमने ऐसी डिमांड करी थी। तो वर्ड ने बोला नहीं, मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। तो फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई तूने अगर डिमांड नहीं करी तो इसकी कोई ड्यूटी टू स्पीक वहां पे निकल के नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे लिखा था हमने देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक, तो कोर्ट ने बोला हॉब की कोई ड्यूटी टू स्पीक है ही नहीं, उसको बोलने की जरूरत थी ही नहीं कि दिस पिग वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्यों, केवे टेम्पटर बोलता है क्या, लेट द बायर बी अवेयर, जो परचेसर है उसने खुद ने देखना चाहिए कि भाई
जो वो पर्टिकुलर चीज परचेस कर रहा है वो खराब तो नहीं है। ये सब बात किसने किसको बोला बताना, कोर्ट ने बता दिया। कोर्ट ने बोला इधर जो साइलेंस था हॉब्स का, उसके साइलेंस को आप फ्रॉड नहीं समझ सकते। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे यही डिसाइड हुआ, केस में यही डिसाइड हुआ कि साइलेंस डजंट अमाउंट टू व्हाट, फ्रॉड। साइलेंस को क्या नहीं माना जाएगा, फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ओके, अनलेस देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। अगर उसकी ड्यूटी टू स्पीक आती तो बात अलग थी, बट यहाँ ड्यूटी टू स्पीक नहीं थी, तो इट विल नॉट अमाउंट टू व्हाट, फ्रॉड। यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली केस कौन जीतता है, कौन जीत गया बताना आपका, ये पर्टिकुलर हॉब्स वहां पे केस जीत जाता है। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज दिस पर्टिकुलर केस लॉ। तो आपको अब एक बात तो समझ में आई होगी, मेयर साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड। सिर्फ आप साइलेंट हो तो उसको फ्रॉड नहीं बोलते। हाँ, लेकिन जहां आपकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती है वहां बोलना पड़ता है, वहां नहीं बोलोगे तो फ्रॉड मानेंगे। वैसे ही जहां पे हम लोग अगर बात करें कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे है वहां पे अगर तुम्हारा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो वहां भी तुम्हारी बोलने की जरूरत पड़ेगी, और तुम अगर वहां पे ना बोलो तो जाके वो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेयर साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड। बट अब हमको इसके बाद कुछ ऐसे केसेस भी देखने हैं जहां पे इवन दो पार्टी रिमेन साइलेंट इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, मेयर साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, बट अब आगे क्या देखने वाले, साइलेंट भी रहोगे तो भी फ्रॉड माना जाएगा। ओके, तो ये हम लोग चीज अब देखने वाले हैं, कहां पे साइलेंट रहोगे तो उसको फ्रॉड मानेंगे, ये चीजें अब हमको आगे देखने रहेंगे। इज दैट क्लियर? पहले ये नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ओके, अगर कोई बंदा साइलेंट होता है इट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये हमने थोड़ी देर पहले सीखा। बट आपको भी पता है जब हमने एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 देखा था तो वहां पे पहले हमने यही बात बोली थी, साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शंस थे। ओके, दो एक्सेप्शंस कौन से थे बच्चों? तो हमने उसमें सबसे पहले देखा था वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। अगर तुम्हारी ड्यूटी टू स्पीक होगी और तुम नहीं बोलते हो, साइलेंट रहते हो, तो वो फ्रॉड रहेगा, ये हमने देखा था। और दूसरा वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारे स्पीच जैसा रहेगा तो वो भी क्या बनेगा, फ्रॉड बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये दो बातें हमने वहां पे देख के रखी थी। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 के ये दो एक्सेप्शन थे, मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड के ये दो एक्सेप्शंस थे। इज दैट क्लियर? अब उन्हीं दो एक्सेप्शंस को हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले। ओके, पहला एक्सेप्शन क्या था बताना, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। पहले आपको बता दो हम क्या देख रहे हैं, हम लोग मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड के एक्सेप्शन देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेयर साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड ये हमको पता है, पर उसका एक्सेप्शन देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने हेडिंग क्या डाला, साइलेंस इज फ्रॉड। जनरली साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, लेकिन अब जो हम एक्सेप्शन देखेंगे उसके अंदर साइलेंट भी फ्रॉड रहेगा। वैसे तो दो ही एक्सेप्शन है, एक तो ड्यूटी टू स्पीक और साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मेनली आपके दो ही एक्सेप्शन है, लेकिन ये ड्यूटी टू स्पीक के और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आएंगे। ओके, तो चलो हम लोग पहला एक्सेप्शन देखते हैं, ए वाला, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। पहले ऊपर से समझा देता हूं। अगर कोई पर्सन की ड्यूटी टू स्पीक निकल रही थी, मतलब उसके बोलने की जरूरत वहां पे थी, और अगर वो बंदा ना बोले तो हम लोग मान लेंगे कि उसका साइलेंस ही उसका क्या बनेगा, फ्रॉड बनेगा। ओके, नॉर्मली साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन अगर किसी बंदे की ड्यूटी थी बोलने की और वो ना बोले, साइलेंट रहे, तो फिर वो क्या माना जाएगा बताना, वो माना जाएगा आपका फ्रॉड। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये पर्टिकुलर वही बात होती है, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक वेयर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस आर सच दैट, मतलब केस के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, मतलब इसके अंदर उस बंदे की बोलने की ड्यूटी निकल के आती है, वो बंदे ने बोलना, यहाँ पे उसकी ड्यूटी निकल के आएगी। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबरे मई फिडेई। ओके, आप बोलेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है, उबरे मई फिडेई, ये भी लैटिन मैगजीन है। ओके,
और इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब क्या हुआ, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, जिन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रस्ट पे ही पूरा क्या होता है बताना, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ट्रस्ट माने क्या, भरोसा, भरोसे पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है अटमोस्ट गुड फेथ का। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। और उसके लिए लैटिन मैक्सिम कौन सा है, उबेरे मेई फिडेई। ओके, तो फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरे मेई फिडेई है, मतलब जिसके अंदर आपने कॉन्फिडेंस रिपोज किया हुआ है, ट्रस्ट आपने सामने वाले के अंदर डाला हुआ है, तो आपको नहीं लगता अगर कोई तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आता है और फिर तुम लोग नहीं बोलते हो, तुम लोग साइलेंट रहते हो, तो आपको नहीं लगता कि जहां पे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डाला हुआ है तो वहां पे तुम्हारी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आ रही थी, आपको बोलने की जरूरत निकल के आ रही थी। और अगर आप साइलेंट रहो, अगर आप ना बोलो, तो वो आपका साइलेंस भी फ्रॉड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आके जा चुका है, ठीक है? तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। प्लीज बी फोकस्ड। व्हाट आई एम टेलिंग, आई वाज टेलिंग दैट कि भाई जब आपका साइलेंस होता है तो वो फ्रॉड वॉइस से तो नहीं माना जाता, बट जब ड्यूटी टू स्पीक निकल के आए, बोलने की आपकी ड्यूटी अगर निकल के आए और आप ना बोलो, तो फिर वो फ्रॉड बनेगा। ड्यूटी टू स्पीक कब निकल के आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट उबेरे मेई फिडेई का है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डाला जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती है, आपकी बोलने की जरूरत निकल के आती है। और अगर आप ना बोलो तो फिर जाके आपका साइलेंस ही क्या बनेगा बताना, फ्रॉड बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यही बात यहाँ पे भी बोली है, क्या, where the circumstances of the case are such that, जब केस के circumstances कुछ ऐसे है, it is the duty of the person to speak, मतलब बोलने की आपकी ड्यूटी निकल के आएगी। ओके, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबेरे मेई फिडेई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, वहां आपके बोलने की जरूरत आती है और अगर आप ना बोलो तो फिर क्या माना जाएगा बताना, आपका फ्रॉड माना जाएगा। Following contracts comes within this category. This category मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ओके, अब हम ऐसे कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे जहां पे उबेरे मेई फिडेई होता है या अटमोस्ट गुड फेथ होती है, जहां ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपके ऊपर डाला जाएगा। ऐसे हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे वहां पे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डाला जाएगा, गुड फेथ के वो आपके कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। और अगर वहां पे आप साइलेंट रहोगे तो दैट साइलेंट विल बी अमाउंट्स टू फ्रॉड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, तो कंटेंट समझ के लो। अब इसके बाद हमारे सामने जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट आएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ की। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होते हैं वहां तुम्हारी ड्यूटी टू स्पीक होती है, और अगर तुम ना बोलो तो तुम्हारा साइलेंस वहां पे क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली अब ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलो सबसे पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो अगर लेट्स से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप निकल के आए, मतलब क्या, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हमको पहले भी आया था, याद करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने देखा था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो वहां पे मैंने बोला था जहां ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है ना, उसको बोलते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो अगर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड, मतलब किसी पर्सन पे आपने क्या कर दिया, कॉन्फिडेंस डाल के रखा हुआ है, किसी पर्सन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, इट ही इज अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट, तो वो बंदा ड्यूटी में रहेगा टू एक्ट विथ अटमोस्ट गुड फेथ, वो गुड फेथ में काम करे, वो भरोसे के लायक काम करे, ये हम लोग हमेशा चाहते रहेंगे। ओके, देखो ये हम लोग अभी देख रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड फेथ होता है, जहां गुड फेथ में काम करना पड़ता है, भरोसे के हिसाब से काम करना पड़ता है, वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या बोलता है, जब आप किसी बंदे में कॉन्फिडेंस डालते हो, ट्रस्ट करते हो, तो उस बंदे ने अटमोस्ट गुड फेथ से आपका साथ करना चाहिए, आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट उसने क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए, मतलब भरोसे के लायक उसने काम भी करना चाहिए। ओके, एंड में
फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। तो जिस बंदे के अंदर आपने कॉन्फिडेंस डाला, जिस बंदे के ऊपर आपने कॉन्फिडेंस प्लेस किया, तो उस बंदे का भी काम होगा अटमोस्ट गुड फेथ से काम करने का, भरोसे लायक काम करने का उसका क्या होगा, ड्यूटी होगा। और उसने क्या करना चाहिए, मेक फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करना मतलब बताना। He should make full disclosure of all material fact। मटेरियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, ध्यान रखना। मटेरियल का मतलब क्या होगा बताना, सिग्निफिकेंट। तो जिस बंदे में आपने कॉन्फिडेंस डाला, तो उस बंदे की ड्यूटी बनेगी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। मतलब जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट होंगे तो वो सारे उसने क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। ये उसकी क्या होगी बताना, ड्यूटी होगी। इज दैट क्लियर? तो ही शुड मेक डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग द एग्रीमेंट नोन टू हिम। ओके, काय के रिलेटेड उसने सारे फैक्ट्स बताने चाहिए, कंसर्निंग द एग्रीमेंट नोन टू हिम। जो एग्रीमेंट उसको पता है उससे रिलेटेड उसने सारी चीजें क्या करनी चाहिए, बतानी चाहिए। ओके, तो इन शॉर्ट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो भाई, जब आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस डाला है तो उस बंदे ने हर फैक्ट का डिस्क्लोजर करना चाहिए जो मटेरियल है, जो सिग्निफिकेंट है और जो उसको पता है। अगर वो वैसे फैक्ट नहीं बताएगा, साइलेंट रहेगा, जो फैक्ट उसको पता है वो नहीं बताता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा फ्रॉडुलेंट? क्योंकि वहां पे उसकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आ रही थी। कैसे ड्यूटी टू स्पीक निकल रही थी? क्योंकि आपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रिपोज किया था, आपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस डाला था, तो उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी। कोई फैक्ट अगर उसको पता है तो वो बताने की उसकी वहां पे क्या निकल के आई थी, ड्यूटी निकल के आई थी। और अगर वो बंदा ना बताए, साइलेंट रहे, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फ्रॉड बनेगा। इज दैट क्लियर? देखो मैं वापस रिपीट करता हूं, हम लोग कहां से काम पे जा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा आपका साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं बताए, वो नहीं बनाने वाला है फ्रॉड। बट हमने उसमें क्या देखा, साइलेंस इज फ्रॉड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। कुछ चीजों में साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा। वो तो दो ही चीजें है, क्या, ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। लेकिन वो ड्यूटी टू स्पीक का मतलब क्या होता है, जहां पर्सन की ड्यूटी टू स्पीक होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरे मेई फिडेई, माने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक निकलती है। जो भरोसे के काम होते हैं तो वहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है। अब इसके आगे हम क्या देख रहे हैं बताना, वो कौन से गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट्स है। देखो, फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ गुड फेथ के कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का क्या मतलब होगा, क्या बता रहा था मैं आपको, तो उसका मतलब होता है जब आप सामने वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस डालो, जब देखो वहां पे क्या लिखा है, वेयर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोज, मतलब जिस बंदे पे आपने कॉन्फिडेंस डाला, रिपोज मतलब जिस पे आपने कॉन्फिडेंस डाला है ना, इज अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट, तो वो पर्सन इज अंडर ड्यूटी टू एक्ट, तो उसको एक्ट करना पड़ेगा विद अटमोस्ट गुड फेथ, भरोसे के लायक उसको काम करना पड़ेगा। एंड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, और उसने क्या करना चाहिए, हर मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर करना चाहिए, हर सिग्निफिकेंट फैक्ट का डिस्क्लोज करना चाहिए। ओके, कंसर्निंग द एग्रीमेंट नोन टू हिम, उस एग्रीमेंट के बारे में हर चीज उसने बतानी चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अगर वो बंदा जो उसको फैक्ट नोन है और अगर वो ना बताए तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। जिसपे आपने कॉन्फिडेंस डाला, कॉन्फिडेंस रिपोज किया, उसको कोई एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई फैक्ट पता था, मटेरियल फैक्ट पता था, बट बंदे ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसका साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। ओके, क्योंकि वो काय के अंदर आ गया था, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर आया था, और उसकी वहां पे ड्यूटी टू स्पीक निकल के आई। क्यों ड्यूटी टू स्पीक निकल के आई? बिकॉज दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरे मेई फिडेई, गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जहां गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक आती है, और अगर आप ना बोलो, साइलेंट बैठो, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। इज दैट क्लियर? अब इसको और ज्यादा समझते हैं एक केस लॉ के थ्रू। ओके, केस लॉ कौन सा है? रेगियर वर्सेस कैंपबेल स्टुअर्ट। क्या? रेगियर वर्सेस
कैंपबेल स्टुअर्ट। अब ये केस लॉ क्या था, प्लीज ध्यान से सुन के लेना। देखो बच्चों, ये कैंपबेल स्टुअर्ट, मैं इसको सीएस बोलता हूं, इतना बड़ा नाम नहीं लिखता हूं, सीएस, कैंपबेल स्टुअर्ट। ये क्या था, तो ये एक पर्टिकुलर ब्रोकर था। ओके, ब्रोकर क्या था, शेयर्स का, ठीक है। और रेगियर नाम का एक बंदा था जो उसका क्लाइंट था। ओके, ये क्या था बताना, क्लाइंट। और किसका क्लाइंट था बताना, इस ब्रोकर का। अब जनरली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट बताता हूं कि क्या होता है। देखो, जिसके पास में थोड़े बहुत पैसे स्पेयर में पड़ जाते हैं, तो कोई भी बंदा क्या सोचेगा कि यार ये पैसे को बढ़ाऊं कैसे, है ना। किसी के भी दिमाग में क्या आता है, इस पैसे को मैं बढ़ाऊं कैसे। तो कॉमनली जब पैसे को बढ़ाने की बात आती है तो शेयर मार्केट का नाम सामने आता है। ओके, अब नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको शेयर मार्केट के बारे में पता तो होता है कि यार शेयर की प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट हो सकता है। ओके, बट एग्जैक्टली कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं शेयर मार्केट में, कितनी प्राइसेस, कौन से शेयर की प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कौन से की नहीं, ये इतना नॉलेज एक जनरल आदमी को नहीं होता। ठीक है, जनरल आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे जनरली लोग क्या करते बताना, जिनके पास पैसा तो है बट इतना नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का, तो ये लोग क्या करते बताना, कोई शेयर मार्केट में डील जो करता होगा ऐसे ब्रोकर से मिलते। ओके, और उस ब्रोकर को क्या बोलते कि साहब तुम ये पैसा लो, तुमको जो लगे वो शेयर परचेस करो, और जब चाहो, जब प्राइस वाइज बढ़ जाए तब सेल कर दो, भले ही आप उसमें क्या कर लेना, कमीशन ले लेना। अब वो तो ठहरा ब्रोकर, उसको पूरा ध्यान तो उसका उसी में होता है, शेयर मार्केट में कौन से शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, उस पर ध्यान किसका होता है, ब्रोकर का। ओके, तो होता क्या है, एक जनरल आदमी क्या करेगा भाई, अपने पैसे ब्रोकर को दे देगा, उसको बोलेगा तो इससे जो खेलना है खेल, सिर्फ मेरे को प्रॉफिट निकाल के लाके देना। ओके, ये होता है नॉर्मली शेयर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट। तो तुमको नहीं लगता कि वो जो कॉमन मैन है, जो जनरल आदमी है, उसने कॉन्फिडेंस रिपोस्ट किया है, किसके ऊपर कॉन्फिडेंस उसने किया बताना, उस ब्रोकर के ऊपर कॉन्फिडेंस किया। तो उसको ब्रोकर पे भरोसा है कि ये परचेस भी करेगा और सेल भी ऐसे टाइम कर देगा जब मार्केट में थोड़ा बहुत क्या होगा बताना, फ्लक्चुएशंस अच्छी हो रही है, अपने फेवर में हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली लोग ऐसे कर देते हैं, बहुत बार ऐसे लोग करते। अब सवाल ये उठता, आपको नहीं लगता कि यहाँ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप निकल के आई? कैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आई बताना, आपने कॉन्फिडेंस रिपोज किया है किसके ऊपर, ब्रोकर के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो आपको नहीं लगता उस ब्रोकर ने क्या करना चाहिए, हर पर्टिकुलर मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, जो भी उसको चीज पता होगी, कोई सिग्निफिकेंट मैटर पता होगा, तो उसने उसका क्या कर देना चाहिए बताना, वो सारा डिस्क्लोजर करना चाहिए, वो सारे फैक्ट्स सामने वाले पार्टी को बताने चाहिए। अब ऐसा ही केस हुआ था, ये कैंपबेल स्टुअर्ट वर्सेस रेगियर का। यहाँ पे रेगियर एक नॉर्मल सा क्लाइंट था, जनरल आदमी था। उसने क्या किया, उसने इस कैंपबेल स्टुअर्ट को बोला कि भाई तू क्या करना, मेरे बिहाफ पे शेयर परचेस कर लेना। ओके, मार्केट में जहां पे भी कम रेट मिलते होंगे तो उतने के मेरे को क्या कर लेना, शेयर परचेस करके दे देना। ओके, अब एक बात समझो, फॉर एग्जांपल इस कैंपबेल स्टुअर्ट के पास ही 1000 शेयर्स थे जो इसने परचेस किया था, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ₹100 में। रुपीस तो होता नहीं, वहां पे डॉलर चलता है, बट मैं बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो इसके पास ऑलरेडी शेयर्स थे जो इसने परचेस कितने में किए थे, ₹100 में किए थे। तो इसके पास ऐसे 1000 शेयर्स पड़े हुए थे। अब इस रेगियर ने बोला कि यार तुम क्या करो, मार्केट में जहां पे भी कम प्राइस होगी मेरे को शेयर परचेस करके दे देना, इतने इतने प्राइस में शेयर परचेस करके दे देना। इज दैट क्लियर? अब हुआ क्या, हुआ देखो ऐसा, मार्केट में एक प्लेस पे शेयर मिल सकता था 110 में, 110 रुपीस में शेयर मिल सकते थे इस पर्टिकुलर रेगियर को। लेकिन हुआ क्या, इस कैंपबेल स्टुअर्ट ने क्या किया, कैंपबेल स्टुअर्ट ने अपने ही शेयर्स, अपने खुद के शेयर्स किसको चिपका दिए बताना, इस पर्टिकुलर रेगियर को इसने अपने ही शेयर दे दिए। बात समझो, ये ब्रोकर को रेगियर ने क्या बोला, ये पैसे लो और जहां कम भाव में मिलता है वो शेयर मेरे को परचेस करके दे देना।
तो मार्केट में कुछ शेयर 110 पर शेयर के हिसाब से मिल सकते थे। एक शेयर की वैल्यू 110 रुपया, तो एक शेयर मिल सकता था 110 रुपए में। बट इसने क्या किया, इसने अपने खुद के पास के ही शेयर्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। किसको, रेगियर को। और वो लेट्स से 115 में सेल कर दिए। कितने में सेल कर दिए बताना, 115 में। अब देखो कितना भयंकर जुगाड़ लगाया इस पर्टिकुलर कैम्पबेल स्टुअर्ट ने। बंदे को दो तरीके के पैसे मिले। आप बोलेंगे सर उसने तो सेल किया 115 में, तो दो तरीके का कैसा पैसा मिला? तो सुन के लो मेरी बात। अगर मान लीजिए ब्रोकर किसी क्लाइंट के बदले में या किसी क्लाइंट के लिए शेयर्स परचेस करता है तो भी उसको कमीशन मिलता है। देखो ये ब्रोकर होता है, अगर इसने सेल किए हैं किसी के बिहाफ पे या परचेस किए हैं किसी के बिहाफ पे, ओके, दोनों पार्टी से इसको मिलता है क्या, कमीशन। दोनों पार्टी से मिलेगा इसको क्या, कमीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये बंदे ने शेयर्स परचेस करा के दिए रेगियर को, है ना, अब वो शेयर परचेस कहां से करा के दिए, खुद के ही शेयर्स बेच दिए रेगियर को, ओके, और उससे पहले तो कमीशन लिया। जो उसने खुद के ही शेयर्स रेगियर को बेचे तो उसका उसने कमीशन लिया। कैसे कमीशन लिया, क्योंकि ये इसने, इस कैम्पबेल स्टुअर्ट ने उस रेगियर को ये नहीं बताया कि उसने मार्केट से परचेस नहीं किया, खुद के ही शेयर सेल कर दिए। किसको बताना, इस पर्टिकुलर रेगियर को। तो अकॉर्डिंगली उसने क्या कर लिया, पहले तो कमीशन लिया ही लिया। किससे लिया बताना, रेगियर से कमीशन ले लिया। और उसको दूसरा प्रॉफिट कौन सा हो रहा है बच्चों, जो उसके 100 के शेयर थे वो 115 में बिक गए, तो यहाँ 15 रुपए का उसको प्रॉफिट मिला खुद के शेयर बेचने का। और दूसरा वो रेगियर को ऐसे बता रहा था कि भाई तेरे बिहाफ पे मैंने क्या कर लिया, शेयर्स परचेस कर लिए, तो फिर मुझे यहाँ पे कमीशन भी तो मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इसको दोनों फायदे हुए, एक तो रेगियर से कमीशन भी मिला और दूसरा उसने खुद के ही शेयर्स उसको बेच दिए 15 के प्रॉफिट में, तो दो फायदे हुए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे रेगियर के साथ में फ्रॉड हुआ है? कैसे फ्रॉड हुआ है, सुन के लेना मेरी बात। रेगियर को बाद में पता चला कि मार्केट में तो 110 में शेयर मिल सकता था, तो उसने इस ब्रोकर को पूछा कि साहब मार्केट में 110 में मिल रहा था, तो तुमने मेरे शेयर 115 में क्यों परचेस करे? तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि इसने अपने खुद के ही शेयर क्या कर दिए थे, सेल कर दिए थे। किसको, इस पर्टिकुलर रेगियर को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बात हुई, इस रेगियर ने जो कॉन्फिडेंस रिपोज किया था, किसके ऊपर कॉन्फिडेंस डाला था, इस पर्टिकुलर कैम्पबेल स्टुअर्ट के ऊपर। उसको लगा भाई अच्छा भला बंदा है, कम भाव में परचेस करके दे देगा। तो इसने क्या किया, इसने एक फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। देखो इसको शेयर होने थे, भले ही वो मार्केट से मिलो या इसने खुद ने सेल किए वो मिलो, इसको कोई फर्क नहीं गिरता था। बट अगर देखो ये अगर सामने वाले को बोलता, रेगियर को बोलता कि इसने मार्केट से परचेस करके नहीं दिया, खुद के ही शेयर उसने बेचे, किसको, रेगियर को, तो इस रेगियर को, इस ब्रोकर को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हुआ क्या, इस कैम्पबेल स्टुअर्ट ने क्या कर दिया, इसने ये नहीं बताया कि मैंने मार्केट से परचेस नहीं किया, ये उसने नहीं बताया, ओके। तो ना बताने की वजह से इस बंदे को, बेचारे को, कमीशन भी देना पड़ा और एक्स्ट्रा के पैसे भी देने पड़े, ओके। अगर ये बता देता कैम्पबेल स्टुअर्ट कि भाई मैंने खुद के ही शेयर तेरे को बेचे हैं, तो फिर इसको कमीशन देने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती, ओके। तो ये केस लॉ हुआ था। तो आपको नहीं लगता कि इसने, रेगियर ने इसके ऊपर क्या प्लेस किया था, कॉन्फिडेंस रिपोस्ट किया था? तो इसकी ड्यूटी टू स्पीक थी, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करे। अब ये फैक्ट तो सिग्निफिकेंट था कि उसने मार्केट से नहीं परचेस किया, बल्कि खुद के ही शेयर उसको क्या कर दिए, सेल कर दिए। ये मटेरियल फैक्ट था जो इसके बोलने की ड्यूटी निकल के आई थी। लेकिन अगर बंदा ना बोले तो फिर ये साइलेंस क्या बन जाएगा, फ्रॉड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको वापस से ये पूरा कंक्लूड करता हूं, ये कैम्पबेल स्टुअर्ट और रेगियर का केस लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में तो आपको इतना ही पूछते हैं, उतने पे काम खत्म होगा, बट फिर भी ये एग्जांपल समझने के लिए जरूरी है। देखो सिंपली कंक्लूडिंग लाइंस बोलता हूं। देखो कैम्पबेल स्टुअर्ट एक पर्टिकुलर ब्रोकर था। ब्रोकर का काम ये होता है कि मार्केट से अगर वो क्लाइंट को परचेस करके दे
तो जो मार्केट से परचेस करके दिया तो उस पे वो कमीशन लेता है, किससे? इस बंदे से, मतलब परचेसर से भी कमीशन लेता है और जिसको सेल किया उससे भी कमीशन लेता है। ये काम होता है ब्रोकर का। अब होता क्या है, ये पर्टिकुलर कैम्पबेल स्टुअर्ट जो है इसने क्या किया, इसके डिमांड पे, रेगियर के डिमांड पे शेयर्स परचेस करने थे, तो उसने मार्केट से नहीं खुद के ही शेयर्स उसको बेच दिए ज्यादा भाव में। अब यहाँ पे उसको दो प्रॉफिट हुए, दो सीक्रेट प्रॉफिट हुए। एक तो खुद के शेयर बेचने से प्रॉफिट तो डेफिनेटली हुआ ही हुआ, लेकिन उसको कमीशन भी मिला। कमीशन नॉर्मली काय के लिए मिलता है? मार्केट से परचेस करने के लिए, बट क्योंकि इसने मार्केट से परचेस नहीं किया था तो कमीशन की बात नहीं आती। कब नहीं आती? जब ये वो पूरा फैक्ट डिस्क्लोज करता था, किसको? रेगियर को। बट कैम्पबेल स्टुअर्ट ने क्या किया, ये मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया इस पर्टिकुलर रेगियर को। तो ये मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे तो वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बन गई थी, क्योंकि रेगियर ने पूरा कॉन्फिडेंस डाला था कैम्पबेल स्टुअर्ट पे, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बन गई। तो वहां पे जो इसको फैक्ट्स पता थे, अब इसको पता था ना कि ये मार्केट से नहीं खुद के ही शेयर्स उसको बेच रहा है, तो ये फैक्ट उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला तो फिर इसके लिए क्या मान लिया जाएगा? उसके साइलेंस को ही फ्रॉड माना जाएगा, बिकॉज देयर वाज ड्यूटी टू स्पीक, क्योंकि यहाँ पे आ गई थी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो ड्यूटी टू स्पीक आई और नहीं बोला तो इट विल अमाउंट टू व्हाट? फ्रॉड। ओके, तो ये आप लोग इतना नोट करो, फिर हम लोग और आगे के पॉइंट्स देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार हम लोग कहाँ पे। देखो, हम लोग देख रहे थे पहले तो मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। जवाब है नहीं, मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, ये हमने पहले देखा। फिर उसमें हमने एक और बात देखी कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर देयर विल बी साइलेंस विल बी फ्रॉड। तो उसमें सबसे पहला आता है ड्यूटी टू स्पीक, जहां बोलने की जरूरत होती है आप ना बोलो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। ओके, तो वहां पे भी आपने क्या किया था बताना, आपने बोला था जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबरे में फिडई है माने अटमोस्ट गुड फेथ के, तो वहां पे आपका साइलेंस ही फ्रॉड माना जाएगा। ये सबसे पहली बात। तो इसमें हमने एक कुछ फॉलोइंग लिस्ट बनाई थी, एक फॉलोइंग लिस्ट देख रहे थे जिसमें अटमोस्ट गुड फेथ होता है, तो वहां पे आपके ड्यूटी टू स्पीक निकलती है और आप ना बोलो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। तो उसमें पहले देखा था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अब उस लिस्ट में सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होगा जहां पे अटमोस्ट गुड फेथ होती है, तो वहां पे पार्टी की ड्यूटी टू स्पीक होती है। तो अगर वहां पे आप ना बोलो, वहां साइलेंस रहेगा, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो अब देखते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मरीन, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस there is an implied condition that full disclosure of material facts shall be made. Okay, तो आपके जो भी पर्टिकुलर आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो, मरीन हो, फायर हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, मैं एक बार बता देता हूँ। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? लेट्स से आपको भी पता है सी रूट से अगर हम कोई गुड्स मंगाते हैं तो उनका मरीन इंश्योरेंस किया जाता है। आपको भी पता है होता क्या है, नॉर्मली जब आप सी रूट से कोई गुड्स मंगाते हो तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जैसे कभी मान लीजिए डूब गए गुड्स, संक हो जाती है बोट या फिर जो भी और भी प्रॉब्लम्स वहां पे जनरेट होते हैं, तो उन सब के लिए एक इंश्योरेंस निकाला जाता है, दैट इज मरीन इंश्योरेंस। ओके, फायर इंश्योरेंस नाम से समझ रहा होगा, आग वाग लग गई तो उसका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जान चले गई उसका इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये तीनों इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी अटमोस्ट गुड फेथ के होते हैं। तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, मान लिया जाता है कि ऑल क्या फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट हैज बीन मेड। ओके, तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पे सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में, तीनों टाइप के इंश्योरेंस में हर फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर तुमने डिस्क्लोज नहीं किया तो वो साइलेंस भी वहां पे फ्रॉड रहेगा। आपको अगर देखना होगा तो आपके घर में अगर कभी आपकी LIC वगैरह निकाली होगी तो आप वो LIC की रिसिप्ट देख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट देख सकते हैं। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर आपकी LIC की पॉलिसी होती है तो उसमें अगर आप देखोगे तो देयर इज ऑल टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व इन इट। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
ओके, तो हमेशा याद रखना ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी अटमोस्ट गुड फेथ का होता है। हम उधर भी क्या रिपोज करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डालते हैं, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि भाई आपको सब क्या मिलने वाला है बताना, आपको जो भी आपका ये पर्टिकुलर रिटर्न होगा वो आपको मिलने लग जाएगा, या आपको सारी कंडीशंस वहां पे उन्होंने बता के रखी है, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे अगर आप LIC की पॉलिसी देखोगे तो वहां पे लिखा जाता है पर्सन कमिटिंग सुसाइड, तो उसका आपको LIC नहीं मिलता। अगर किसी ने सुसाइड करी, देखो LIC काय के लिए होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है कि भाई तुम्हारी डेथ हो जाए तो डेथ के बाद आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसा मिलेगा, ठीक है, ये होता है LIC। लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन जब आप पढ़ोगे तो वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर सुसाइड का केस होता है तो फिर वहां पे आपको LIC के पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, अब देखो ये बात बहुत सीधी है। आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इंश्योरेंस कंपनी ने ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, और वो पॉलिसी में डिस्क्लोज भी किया हुआ होता है। क्या होता अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते, तो अगर वो पॉलिसी में नहीं लिखते कि सुसाइड केस में हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं लिखते, डिस्क्लोज नहीं करते कंडीशन, तो क्या होता, तो कल तो चल के कोई भी सुसाइड करता और सुसाइड करने के बाद उसके रिलेटिव भागते थे LIC कंपनी में पैसे मांगने के लिए, तो क्या LIC कंपनी इनको पैसे देगी? जवाब है देना पड़ता था। कब? अगर डिस्क्लोज नहीं करते थे तब। बट इसके लिए LIC वाले भी क्या करते हैं, हर फैक्ट वहां पे डिस्क्लोज करते हैं, और अगर वो डिस्क्लोज भी ना करे और जब सुसाइड हो जाए और लोग पैसे मांगने जाए और पैसे भी ना दे, तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ओके, आप बोलोगे नहीं हम तो सुसाइड के बाद पैसे नहीं देते, आप अगर ऐसा बोलोगे तो वो पर्टिकुलर बंदा तो एक ही बात बोलेगा ना कि अगर आप सुसाइड के बाद पैसे नहीं देते तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आपके फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे, जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वो अगर डिस्क्लोज नहीं है और फिर आप पलटी मारते हो, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ओके, वो आपका क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी सब कंडीशन आपने डिस्क्लोज कर दी, ये मान लिया जाता है। और अगर तुम्हारी कोई कंडीशन वहां पे नहीं बताई और आप बाद में उनको पैसा ना दो, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। अब जैसे अगर सुसाइड के बारे में लिखा नहीं है कि भाई सुसाइड किया तो हम पैसे नहीं देंगे, ये कहीं लिखा नहीं है, और कोई बंदा सुसाइड करता है, उसके रिलेटिव पैसे मांगने जाते हैं और LIC कंपनी बोलती है हम पैसे नहीं देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रॉड। क्यों फ्रॉड हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो कंडीशन बताई ही नहीं थी, लिखी ही नहीं थी, तो दिस विल अमाउंट टू व्हाट, फ्रॉड। ये तुम्हारा यहाँ पे फ्रॉड बनने वाला है, तो प्लीज ये चीज आप लोग नोट करना, ठीक है। अदरवाइज इंश्योरर इज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है, मतलब उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब एक ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में भी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। तो जहां म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की बात आ जाए तो फिर वहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है, वहां बोलना ही पड़ेगा, और अगर वहां नहीं बोलोगे तो फिर दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। ये चीज याद रखना। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, देखो मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है तो वहां पे भी आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है, वहां आपको बोलने की जरूरत होती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये माना जाता है कि हर फैक्ट डिस्क्लोज किया हुआ है, हर सिग्निफिकेंट फैक्ट डिस्क्लोज किया है, वहां पे भी आपकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती है। और अगर आप वहां भी नहीं बोले तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट्स टू व्हाट, फ्रॉड। वो भी क्या माना जाएगा, आपका फ्रॉड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसका एक यहाँ पे केस लॉ का नाम तो दिया है, बट हमको इतना डिटेल में मतलब कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उसका हमको वहां पे केस लॉ का नाम दिया है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ एक पर्टिकुलर केस लॉ, ठीक है, इसके बारे में जरा बता देता हूँ। अब हुआ ऐसे था, दो पर्टिकुलर लोग थे, ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी डिसाइड कर दी। किसकी? डेफिनेटली लड़के और लड़की की शादी डिसाइड करी हुई थी, ओके। अब उसमें हुआ क्या, हुआ ऐसे था, लड़के के फैमिली वालों को पता था ही वॉज नॉट अ बॉय, दिखता तो है बट है नहीं, ओके, अंदर की बात थी, पता थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मैरिज तो करा दिया, दे हैव डन द मैरिज। अब
आपको भी पता है ये बात तो छुपी नहीं रह सकती। तो 3-4 दिन में ही द गर्ल अंडरस्टूड दैट, वो लड़की को पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है। ओके, तो वो गर्ल ने बताया अपने पापा को, उन्होंने फाइल किया केस। ओके, केस क्या फाइल किया कि इन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। क्यों फ्रॉड किया है? बात सीधी थी। क्या बात सीधी थी बताना। यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ था, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का था। अरे भाई बोलना थोड़ी पड़ता है, आप निकले हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैरिज का, तो ये बातें बोलने की नहीं होती, ये अटमोस्ट गुड फेथ की होती है, कॉन्फिडेंस की होती है। अब वहां पे हुआ क्या था, इन्होंने वो पूरा फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया था रिगार्डिंग दैट बॉय। ओके, तो फिर इसको भी क्या माना गया? फ्रॉड माना गया। मेयर साइलेंस थे ना, तो इसको भी क्या मान लेंगे बताना? फ्रॉड माना जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या होता है? जहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, अब अगर वो बच्चे का प्रॉब्लम था तो उनके पेरेंट्स की वहां बोलने की जरूरत थी, वहां ड्यूटी टू स्पीक थी, बट फिर भी अगर नहीं बोले तो दैट अमाउंट्स टू व्हाट? फ्रॉड। तो ये था वो पर्टिकुलर केस लॉ। ठीक है, बट आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, ये किससे बहुत बेढंगे थे, इसके लिए भी हमारे मॉड्यूल में इसको इतना डिटेल में नहीं बोला गया। ओके, बस आप लोग याद रख लेना, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होगा तो एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज। हर मटेरियल फैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर ये डिस्क्लोज ना हो गए तो फिर आप लोग क्या मान लोगे बताना? इसको भी फ्रॉड माना जाएगा। यहाँ पे भी साइलेंस रहोगे तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारी क्या निकलती है? ड्यूटी टू स्पीक निकलती है। तो आपको समझ रहा होगा, अभी तक हमने 3 चीजें देखी है जहां आपकी ड्यूटी टू स्पीक हो रही है। कौन कौन सी 3 चीजें देखी? जहां फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, वहां पे आपको बोलने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको हर फैक्ट बताना पड़ेगा, यहां पे भी ड्यूटी टू स्पीक है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो फिर वहां पे भी हर बात बोलने की जरूरत होती है। ये तीनों चीजें अगर होती है, मतलब जहां ड्यूटी टू स्पीक निकल रही और आप अगर नहीं बोलोगे तो फिर वो क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अभी तक हमने 3 चीजें देखी जहां ड्यूटी टू स्पीक निकल रही थी, तो अगर आप ना बोलो, साइलेंट रहो, वो फ्रॉड रहेगा। अब हम लोग आगे की चीज देखते हैं। आगे क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। देखो, फैमिली सेटलमेंट बोले तो ये पार्टीशन होते हैं, झगड़े तंटे होने के बाद फैमिली का सेटलमेंट होता है ना, पार्टीशन होता है, ये प्रॉपर्टी इसके नाम, वो प्रॉपर्टी उसके नाम। तो फैमिली सेटलमेंट में भी सारे फैक्ट डिस्क्लोज होने चाहिए। अगर वहां पे किसी को पता है कोई फैक्ट के बारे में और अगर वो साइलेंट होता है तो वो भी क्या मान लिया जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। ओके, ये बस ऐसे ही वर्डिंग में लिखा है, इसके लिए मैंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया, बट मीनिंग तो वैसा ही है। ठीक है, सब मटेरियल फैक्ट आपको बताने पड़ेंगे। अब इसके बाद आता है शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बता दो, कंपनी को अगर पैसा जमा करना है तो कंपनी इशू करती है शेयर्स। ओके, और वो जो कंपनी इशू करेगी शेयर्स, तो शेयर्स डायरेक्टली इशू नहीं होते, पहले कंपनी का प्रोस्पेक्टस जाता है। जैसे आपके कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है वैसे कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, नॉर्मली वो प्रोस्पेक्टस वगैरह मतलब लोगों के तरफ सेल कर देती है, सेल आउट कर देती है। और वो प्रोस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो जिस बंदे को शेयर परचेज करने हैं, ही विल बी फाइलिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर कंपनी को वो एप्लीकेशन मनी भी देता है, कुछ पैसे भी देता है शेयर्स के, और फिर कंपनी उसको शेयर अलॉट करती है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कंपनी शेयर अलॉटमेंट करती है तो इस प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए रिगार्डिंग द कंपनी। वो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे मटेरियल फैक्ट, सिग्निफिकेंट फैक्ट उसके अंदर डालने पड़ते हैं, क्योंकि भाई वो जो शेयर होल्डर है, जो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेस करने वाला है, तो आपको नहीं लगता वो तो वो प्रोस्पेक्टस पढ़ के लाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको जेईएस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ओके, तो आप जेईएस का पहले प्रोस्पेक्टस आपके सामने रहेगा तो आप पढ़ोगे। अगर आपको लगा कि हाँ यार यहाँ पे सब बराबर हो रहा है, तो फिर जाके आप लोग क्या करोगे, जेईएस में एडमिशन लोगे, या बार वाले में लोगे, या गोल्डन जुबली में लोगे। बोलने का मतलब क्या है, ये प्रोस्पेक्टस देख के आप डिसाइड करते हो कि आपको उस कॉलेज में जाना है या उस कॉलेज में। तो वो प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन तो आनी चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स तो डिस्क्लोज होने चाहिए।
है ना, किसकी बात कर रहा हूं, कंपनी की। तो कंपनी के सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज होने चाहिए उस प्रोस्पेक्टस में। अगर वो सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज है तो फिर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इज दैट क्लियर? ओके। और अगर आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कुछ फैक्ट्स तो दैट विल आल्सो अमाउंट्स टू फ्रॉड, वो भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ओके तो ये हमने इतने केसेस देखे जहां पे नियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, जहां सिर्फ आप साइलेंट रहोगे ये भी आपका क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। उसमें हमने ए सरकमस्टेंस देखा, ए कौन सा था बताना, जहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आ रही, जहां आपको बोलने की जरूरत रहेगी और आप ना बोलो तो वो अमाउंट्स टू फ्रॉड बनेगा। वो ड्यूटी टू स्पीक के एग्जांपल कौन से है, यूबरेमी फिडे के कौन से एग्जांपल है, कौन सी लिस्ट है अटमोस्ट गुड फेथ की, तो पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस था, उसके बाद में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज था, फिर फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है जहां आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है और अगर आप ना बोलो तो फिर मान लिया जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है, आपका साइलेंस भी वहां पे फ्रॉड पकड़ा जाएगा। ओके और अब डी वाला पार्ट वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, आप मॉड्यूल में देख लो वही एग्जांपल रिपीट है। कौन सा, मतलब मैं अगर आपको बोलता हूं इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स इज साउंड, हॉर्स साउंड है, मैं ये मान लूंगा। तो अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं किया तो यहां तो वही बात हो गई, उसका साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और फिर घोड़ा आगे चल के अनसाउंड निकला तो उस बंदे ने आपके साथ में क्या किया, फ्रॉड किया। क्यों? क्योंकि साइलेंस वाज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब वो कुछ नहीं बोला तो वो एज गुड एज हाँ के बराबर था कि घोड़ा साउंड है। ओके बट फिर अगर घोड़ा अनसाउंड निकलता है तो फिर वो फ्रॉड माना जाएगा। तो ये उसका एग्जांपल है। देखो मेरे पास पार्थ का और सागर का एक क्वेश्चन आया था, दोनों ने सेम ही क्वेश्चन पूछा अलग अलग टाइम पे। दोनों का पूछना था सर हमने एक बात पढ़ी थी क्या, your offer acceptance should not contain a term, offer should not contain a term the non compliance of which would amount to acceptance। मतलब ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं चाहिए जिसका नॉन एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, मतलब आपने ना भी बोला तो उसमें हाँ रहेगी, नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसा उसने पूछा था। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात नहीं चल रही है। ओके या हम लोग ये नहीं देख रहे कि कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ये हम क्या बोल रहे हैं, अगर तूने कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड है। यहाँ पे घोड़े के हॉर्स की साउंडनेस का सवाल चल रहा है। ओके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही बन गया है। ओके ये ऑफर कर रहा है हॉर्स चाहिए, इसने बोल दिया हाँ मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तेरे को हॉर्स सेल कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है रे बॉस। लेकिन वहां क्वेश्चन चल रहा था साउंडनेस ऑफ हॉर्स का, तो उसने लेटर में बोला तू डिनाई नहीं करेगा तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड है, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो ये क्या हो गया बताना, ये उसका साइलेंस वाज इक्विवेलेंट टू स्पीच हो गया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी तो बात हो ही नहीं रही है, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले बन गया है, ये बाद में हम लोग काय की चर्चा कर रहे हैं बताना घोड़ा साउंड है कि नहीं, सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन यहाँ पे बाद में हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो बस ध्यान में रखना। तो मेनली दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से फ्रॉड भी माना जाएगा। कौन सी दो चीजें? जहां पे ड्यूटी टू स्पीक होती है और दूसरा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच है। इन दो केसेस में उसको फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, नोट इट डाउन। चलो बच्चों एक अब छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्या देखो कुछ केसेस में मियर साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा। ओके मियर साइलेंस इज फ्रॉड। बताओ कौन से केसेस में मियर साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा? नंबर 1 ड्यूटी टू स्पीक थी और वहां पे नहीं बोलते हो, और दूसरा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ओके ये दो ऐसी केसेस थी जहां पे मियर साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा। ओके नहीं तो मियर साइलेंस फ्रॉड होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अब इसमें भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, बट इफ अदर पार्टी हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ, then
इट इज नॉट a voidable contract. It is not a voidable contract. अब इसका मतलब क्या हो? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको पूरी वापस लिंक लगा के देता हूं। हमने पहले बोला मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। सिर्फ आप साइलेंट रहोगे ये फ्रॉड नहीं रहेगा, ये हमने देखा। बट फिर हमने बोला मेयर साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा दो केसेस में, जब ड्यूटी टू स्पीक होती है और इसके वो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो इसके पॉइंट है। और दूसरा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ये दो केसेस में मेयर साइलेंस भी फ्रॉड रहेगा। बट इफ अदर पार्टी हैड मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, मतलब क्या हुआ, अगर सामने वाली पार्टी को ट्रूथ डिस्कवर करने का चांस था, then it is not a voidable contract, तब वो voidable contract नहीं माना जाएगा, माने वो fraud नहीं माना जाएगा। अब प्लीज ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल में आपके दिमाग में चला जाएगा। ओके प्लीज ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, आप टोमेटोज लेने गए थे, ठीक है, आप खराब टोमेटो सिलेक्ट कर रहे हो तो आपकी गलती है, वहां पे सेलर ने कुछ बोलने की जरूरत थी ही नहीं, लेट द बायर बी अवेयर, देख रहे थे ना हम लोग। तो मियर साइलेंस ऑफ सेलर वेदर इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, जवाब है नहीं, वो फ्रॉड नहीं रहेगा, ठीक है। बट आप लोग गए टोमेटोस लाने, आपको इतना समझता नहीं था, आपने उस सेलर को बोला कि साहब देखो मुझे यहाँ पे टोमेटोस का कुछ नॉलेज नहीं है, आप ये टोमेटोस अच्छे हैं क्या, बस इतना बता देना। ओके, आपने जो सिलेक्ट किए थे वो टोमेटोज अच्छे हैं क्या, वो तुमने उसको पूछा। तो जब तुम पूछते हो तो उसकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती है ना, उसको बोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब आपने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस पुट आउट कर दिया है, बात समझ रही है, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट डाल दिया है, तो मतलब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बन गई। ओके, तो आपने उसके ऊपर ट्रस्ट डाला तो उसका काम था आपको सही सही जवाब देना। तो आपने जो खराब टोमेटो सिलेक्ट किए थे, अब वो सामने वाला बंदा फिर भी साइलेंट बैठा है, वो कुछ नहीं बोलता, दिस विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। देखो पहले आप खराब टोमेटो सिलेक्ट कर रहे हो, वो कुछ नहीं बोला, फ्रॉड नहीं बनेगा। बट आप जब टोमेटो सिलेक्ट कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि क्या ये अच्छे टोमेटोज हैं, वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो अब जाके वो क्या बनेगा, फ्रॉड बनेगा, क्योंकि वहां पे उसकी ड्यूटी टू स्पीक निकली थी। ओके, और वो नहीं बोला तो वो फ्रॉड बनेगा। लेकिन अगर आपके पास मींस ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ थे, मतलब आपके पास में कुछ रास्ता था डिस्कवर करने के लिए, क्या डिस्कवर करने के लिए, ट्रूथ, सच्चाई देखने के लिए आपके पास में रास्ता था, तो फिर क्या बोला जाएगा बताना, तो फिर उसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। ओके, जैसे अब उस पर्टिकुलर सेलर ने तो कुछ नहीं बोला, बट आपके बाजू में एक और बंदा आया जो एक्सपीरियंस दिख रहा था, और उसने क्या किया, उसने लेट्स से आपको बोल दिया कि यार ये जो टोमेटोज है वो प्रॉपर नहीं है, फिर भी आपने सुना नहीं, आप लेके आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तुम्हारे पास मीन था, रास्ता था टू डिस्कवर द ट्रूथ, वो सच है कि नहीं ये जानने के लिए रास्ता था, आपने नहीं अपनाया। ओके, तो फिर इसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। फिर वो सामने वाले ने भले कुछ नहीं बोला, सेलर ने कुछ नहीं बोला, बट अगर आपके पास में रास्ता था उसको चेक करने का और आपने वो रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर इसको क्या नहीं बोलेंगे, फ्रॉड नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूं, और आप लेट से जाते हो गोल्ड लेने, ठीक है, आप गए कहां पे बताना, गोल्ड लेने गए। अब मान लीजिए आप लोगों ने 2 ग्राम्स का एक कॉइन लिया, गोल्ड का 2 ग्राम्स का आपने कॉइन लिया। जनरली उसका वेट पूरा 2 ग्राम्स नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, मिलीग्राम जो होते हैं वो 3-4 मिलीग्राम तो आपको कम ही मिल जाएगा। ओके, अब देखो आप सामने वाले को पूछते हो कि ये गोल्ड या ये जो पर्टिकुलर गोल्ड का कॉइन है क्या बराबर 2 ग्राम का है, सामने वाला कुछ नहीं बोलता। हाँ, बट क्योंकि उस पैकेट पे लिखा था कि ये 2 ग्राम का है, तो उस सेलर ने कुछ नहीं बोला और वो 2 ग्राम का नहीं निकला, तो फिर वो साइलेंस उसका फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि आपने उसको पूछा था तो उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी, वो नहीं बोलता है तो वो क्या था, फ्रॉड था। ओके, वो फ्रॉड बनेगा। अगर गोल्ड का थोड़ा भी वेट कम भरा तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी और वो नहीं बोला, ही रिमेन्ड साइलेंट, तो वो फ्रॉड हो गया।
बट आपको नहीं लगता आपके पास में मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ थे? कैसे मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ थे? अरे वहां पे तो कांटा होता है ना, आप तो उसका वेट कर सकते थे। आप वो गोल्ड का कॉइन वहां पे वेट पे लगा देते तो तभी दूध का दूध दूध और पानी का पानी हो जाता था। बट आपने वो किया क्या? आपने वो नहीं किया। तो बात यही होती है ना, हम बोलते हैं मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, नहीं, लेकिन जब ड्यूटी टू स्पीक होती है और सामने वाला नहीं बोलता तब फ्रॉड होगा। बट उसमें भी एक्सेप्शन है। वैसे तो इन दोनों से फ्रॉड बन जाता है, लेकिन आपके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ थे, मतलब आप सच्चाई जानने के आपके पास में रास्ते थे, बट फिर भी अगर आप लोग वो काम ना करो तो जाके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब सीधी सी बात है ना, आपने उसको पूछा क्या क्या सच में 2 ग्राम का है क्या? वो कुछ नहीं बोला, और एक्चुअल में 4-5 मिलीग्राम कम ही था वो गुड़, वो कुछ नहीं बोला। आप चले गए, घर पे आ गए, इट वॉज फ्रॉड, उसका साइलेंस फ्रॉड था, उसको ड्यूटी टू स्पीक थी। 1 मिनट के लिए होल्ड करना, फ्रॉड तो हो गया, लेकिन अब ये चेक करो कि क्या आपके पास उसको डिस्कवर करने के लिए रास्ते थे कि नहीं थे? तो जवाब मिलेगा जी हाँ, हमारे पास तो रास्ता था। हमको अगर चेक करना था कि वो सच में 2 ग्राम का है कि नहीं, तो हम लोग तो वही वेट कर सकते थे, वही हम लोग उसका वजन कर सकते थे। आपने किया क्या? नहीं किया। तो फिर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल बनेगा क्या? जवाब है नहीं। तो भले ही उसका साइलेंस फ्रॉड तो था, बट आपका वहां पे चांस तो था ना, मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ तो थे ना, आप सच्चाई जान तो सकते थे ना, बट आपने नहीं जाना, आपने ट्राई नहीं किया। इट विल नेवर बिकम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी चीज याद रखना। हाँ, तो फिर बात क्या हो रही है बच्चों? बात ऐसी हो रही है, ड्यूटी टू स्पीक और मियर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, इन दोनों से फ्रॉड बन सकता है, लेकिन फ्रॉड कब बनेगा बताना? नो मीन्स, मतलब डिस्कवर करने के लिए आपके पास में कोई रास्ता नहीं रहा तो फ्रॉड बनेगा। ओके, नो फ्रॉड, फ्रॉड नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? मीन्स है आपके पास में टू डिस्कवर द ट्रूथ, मतलब सच्चाई जानने के आपके पास में रास्ते हैं तो वो साइलेंस फ्रॉड नहीं बनेगा। लेकिन सच्चाई जानने के रास्ते नहीं है तो वो फिर साइलेंस आपका फ्रॉड बनेगा, इन दोनों केसेस के अंदर। ओके, मैं वापस से शांति से आपको समझाता हूं, आराम से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, आई नो वेरी वेल, टेढ़ा मेढ़ा है, आई नो वेरी वेल, लेकिन आपको ऐसी ही चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये जो 2 पर्टिकुलर एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ आपको आपका दिल पक्का करना पड़ेगा, माइंड ब्रॉड करना पड़ेगा, ऐसी चीजें समझ के लेनी पड़ेगी। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। सुनो, मियर साइलेंस फ्रॉड होता है क्या? नहीं, लेकिन 2 केसेस में होता है। कौन सी 2 केसेस? ड्यूटी टू स्पीक थी, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच था। यहाँ पे साइलेंट रहोगे तो फ्रॉड रहेगा, बट कब फ्रॉड रहेगा? जब आपके पास कोई मीन्स टू डिस्कवर ट्रूथ नहीं है। तो जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो फ्रॉड, लेकिन आपके पास रास्ता था टू डिस्कवर द ट्रूथ तो वो नो फ्रॉड रहेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रॉड। ओके।